अरे ठान लो तो सिलेक्शन हो के रहेगा दोस्त, बस ठान लो, कोशिश करो, लगे रहो। जब तक लक्ष्य ना मिले तब तक। यहाँ दोस्त लोग 2 दिन में थक जाते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। कभी ऐसे मत सोचो, हमेशा ये सोचो कि तुम्हारा टारगेट तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है और इसमें बस कुछ ही दिनों का फासला है। अगर तुम मेहनत करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, टारगेट और क्लियर एंड क्लियर एंड क्लियर दिखेगा। जब मैंने जेईई किया तो मुझे बहुत कम टीचर्स की तरफ से सपोर्ट मिला। किताबें वाज द ओनली मेरी सपोर्टर, ओनली अच्छी वर्क। फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मैथ टीचर्स थे, बट जो पुश मिलना चाहिए टीचर से, जो मेंटरशिप मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली। और जब नहीं मिली तो खुद तलाशनी थी। और जब खुद तलाशनी होती है किसी को राह, तो शुरुआत में मुश्किलें आती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे इंसान को आदत पड़ जाती है और करता गया करता गया करता गया, जब तक पढ़ता गया, जब तक कि मुझे लगने नहीं लगा कि ये चैप्टर मुझे पूरा समझ में आ चुका है। कुछ चैप्टर समझ में आए, कुछ नहीं भी आए। वैसे आप जैसे आप लोगों के साथ होता है वैसे मेरे साथ होता है। मैं कौन सा भगवान, मेरे साथ कुछ अलग थोड़ी होगा। जो सबके साथ होता है वो मेरे साथ होता था। एक कॉमन स्टूडेंट के साथ जो जो घटनाएं होती हैं वो मेरे साथ होती, बट एक उम्मीद की किरण थी, मैं सिलेक्ट हो जाऊं। एक ना एक दिन आएगा, जिस दिन जेईई होगा उस दिन मेरा ही नाम आएगा। भले ही उतनी अच्छी रैंक ना मिली, मेरी रैंक 1825 थी, क्योंकि कुछ नालायकियां की, कुछ सब्जेक्ट्स पे ध्यान नहीं दिया, कुछ पे ज्यादा ध्यान दिया, जैसा कि आजकल स्टूडेंट करते हैं। उनको सलाह देता हूं अपने स्टूडेंट को, कभी ऐसा ना करें, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए दोस्त, मैं आपके साथ हूँ, ये वीडियो बनाता रहूंगा। हाँ भाई, तो कल लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था मैंने, आपको याद होगा, पिछले टॉपिक में आप वीडियो देख सकते हैं। पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था कि रोलिंग क्या होती है, ठीक है ना। किस चीज को रोलिंग, प्योर रोलिंग कहते हैं, कंबाइंड मोशन कैसे होता है, ट्रांसलेटरी मोशन को कैसे सेपरेट करते हैं, रोटेटरी मोशन को कैसे सेपरेट करते हैं, आज हम देखेंगे। ठीक है, आप उसको वीडियो देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि प्योर रोलिंग को एस्टैब्लिश करने में काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या रोल है। कुछ याद आ रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन अभी कुछ क्लासेस पहले पढ़ा था हमने, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन को हमने एक ब्लॉक पे लगाया था। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है याद करिए, म्यू के, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, ये लगाया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी सरफेस के रिलेटिव होती है, आगे या पीछे, तो अगर आगे वेलोसिटी होती है तो रिलेटिव फ्रिक्शन पीछे लगता है, और रिलेटिव वेलोसिटी पीछे होती है। मैं बार बार रिलेटिव यूज कर रहा हूं, आप दोहराइए इस चीज को। फ्रिक्शन डज नॉट अपोज मोशन, फ्रिक्शन अपोज रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन की बातें अब हम यहां पे फिर से अप्लाई करेंगे। वही पुराना चैप्टर है, अब हम गोल चीजों पे लगाएंगे। पहले हम किस पे लगाते थे? पहले हम फ्लैट ब्लॉक्स पे लगाते थे। ठीक है, तो जब ऐसी गोल चीजें स्लाइड करेंगी, ठीक है, जब स्लाइड करेंगी तब इन पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ये हम देखने वाले हैं आज। ठीक है, तो टॉपिक समझ गए आप सब लोग? ठीक है डियर स्टूडेंट, सब लोग को टॉपिक समझ में आ गया कि फ्रिक्शन कैसे गोल चीजों को रोलिंग कराने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल देखेंगे। ठीक है, तो चलो एक फैमिलियर सा एग्जांपल लेते हैं। फैमिलियर सा एग्जांपल कैसे? हम सब बॉलिंग गेम खेले जिसमें एक सॉलिड स्फीयर को हम अपने हाथ में लेके बॉल को फेंकते हैं। सामने कुछ डॉल्स सजे होते हैं और उनको गिराना होता है।
एक या दो चांस में हम उनको गिरा देते हैं, जो जितनी जल्दी गिराएगा वो उतना ही नंबर अचीव करेगा। ये गेम सभी ने खेला, लेकिन आपने उसमें ध्यान दिया हो कि वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन का रोल आता है प्योर रोलिंग में। ठीक है, कैसे? देखिए, मान लेते हैं बॉलिंग की बॉल का जो वजन है, सॉलिड स्फीयर है ये, ठीक है। ग्राउंड को भी थोड़ा नीचे बना लेते हैं समझाने के लिए, ठीक है। ग्राउंड को मैंने नीचे बना दिया। इसका वजन समथिंग 5 kg ले लेते हैं। वैसे प्रैक्टिकल से बहुत अलग है, हमें क्वेश्चन से मतलब है। रेडियस हम इसकी 2 मीटर ले लेते हैं। सॉलिड स्फीयर, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पहले से निकाल लेते हैं। 2/5 सॉलिड स्फीयर है, तो mr², ये कितना हो जाएगा? करीब करीब 8 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पहले से ही निकाल के रख लिया। अब जब हम इसको फेंक रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं ना इस तरह से, तो हम क्या दे रहे हैं? बेसिकली हम उसको स्लाइडिंग वेलोसिटी दे रहे हैं, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। हम उसको रोटेट करके नहीं रख रहे, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी दे रहे हैं। चलिए, मान लिया हमने ट्रांसलेशनल वेलोसिटी दे दी 10 मीटर पर सेकेंड। जब हमने सिर्फ ट्रांसलेशनल स्पीड दी, रोटेशन नहीं दी, हमने इसको घुमाया नहीं। कोई भी बॉलिंग बॉल को ऐसे घुमा के नहीं रखता है, उसे पुश करता है। तो ये ट्रांसलेशनल वेलोसिटी तो हमने सबको दी है ना, ऐसा तो नहीं सिर्फ सेंटर ऑफ मास को दी। अपर पॉइंट भी वही स्पीड से ट्रांसलेट करेगा, लोअर पॉइंट भी वही स्पीड से ट्रांसलेट। फ्रिक्शन को सारे पॉइंट से तकलीफ नहीं है दोस्त, फ्रिक्शन को सिर्फ एक पॉइंट से तकलीफ है। वो पॉइंट है जो ग्राउंड के लगातार टच में आता है, ये P पॉइंट, और फ्रिक्शन ग्राउंड पे मान लिया वो Q पॉइंट है। तो रिलेटिव मोशन कहां पैदा किया हमने? P पॉइंट को स्पीड आगे दे दी, लेकिन Q पॉइंट की स्पीड तो 0 है, ग्राउंड की स्पीड थोड़ी दे दी आपने। उसके नीचे जो सतह है वो तो 0 स्पीड पर है। इसे कहते हैं रिलेटिव मोशन क्रिएटेड बिटवीन पॉइंट P एंड Q। पॉइंट P और Q के बीच में एक रिलेटिव मोशन क्रिएट कर दिया दोस्त। और जब रिलेटिव मोशन क्रिएट हो गया पॉइंट P और Q के बीच में, तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो लगना ही था। कितना? एंड दैट इज वी ऑलरेडी नो इट कि काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू के इंटू एन। ये फ्रिक्शन एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट के बीच में और ग्राउंड के बीच में। म्यू के की वैल्यू हम ले लेते हैं समथिंग 0.5। तो कितना फ्रिक्शन एक्ट करेगा इनके ग्राउंड और इसके बीच में? 0.5 इंटू एम कितना है? 5 इंटू जी कितना है? 10। क्या आ गया? 25 न्यूटन का फ्रिक्शन। जैसे ही ये ग्राउंड को टच करेगा वैसे ही 25 न्यूटन का फ्रिक्शन पीछे एक्ट करेगा। पच्चीस न्यूटन का फ्रिक्शन पीछे एक्ट करेगा दोस्त। ध्यान से समझ में आ रहा है सभी को? तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको रोलिंग सीखना है तो फ्रिक्शन को सीखना ही होगा, क्योंकि आईआईटी के ज्यादातर सवाल काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा पूछे गए। अब देखिए आगे, जैसे ही फ्रिक्शन इस गोल चीज पे लगेगा तो ये बाकी हम फोर्स लगा देते हैं। नॉर्मल कांटेक्ट जिसको हमने म्यू से मल्टीप्लाई किया, mg जो कि 50 है। इनका कोई टॉर्क ओ के अबाउट नहीं है, फ्रिक्शन का एक टॉर्क है। तो क्या होगा कि ये इसमें एक एंगुलर एक्सीलरेशन क्रिएट करेगा अल्फा।
जबकि पहले कैसे लग रहा था, पहले एनएलएम फ्रिक्शन में वो गोल चीजों पे लग रहा, फ्लैट चीजों पे लग रहा था। फ्लैट चीजों पे लगने की वजह से फ्रिक्शन का कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं क्रिएट हो पा रहा था। वो चीज फ्लैट चीज थोड़ी ऐसे से राउंड होते हुए जाएगी, गोल चीज तुरंत घूमना शुरू कर देगी। तो ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, वेलोसिटी को तो रिटार्ड करेगा। देखिए वेलोसिटी आगे, फ्रिक्शन पीछे, और एंगुलर मोशन क्रिएट करेगा। इसे आपने देखा होगा जब आपने बॉलिंग बॉल को फेंका होगा, तो जब तक वो हवा में रही तब तक तो वो ट्रांसलेट करती रही, और जैसे ही वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आई तुरंत उसने घूमना शुरू किया। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब हम एफबीडी तो बना ही चुके हैं, यहां फिर से बना देते हैं। नॉर्मल कांटेक्ट 50, पीछे की तरफ फ्रिक्शन, एक एंगुलर एक्सेलरेशन आया और एक रिटार्डेशन आया। देखिए रिटार्डेशन, तो हम ट्रांसलेटरी मोशन को अलग डील करते हुए और रोटेटरी मोशन को हम अलग डील करते हैं। दोनों बोथ आर सेपरेट। पिछले टॉपिक में मैंने बताया कि कंबाइंड मोशन इज सुपरपोजिशन, यानी जोड़ना, दो मोशन को, अलग अलग मोशन को जोड़ना, इज रोलिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है। ट्रांसलेटरी मोशन में कितना रिटार्डेशन पैदा हुआ, 25/5, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इससे रिटार्डेशन से फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस a इंटू v इज इक्वल टू u माइनस, माइनस क्यों किया, स्पीड पीछे, स्पीड को घटाने की कोशिश कर रहा है। t टाइम बाद इसकी स्पीड हो जाएगी v। ध्यान से सुनना दोस्त, सब समझ में आएगा आपको। ये फ्रिक्शन के सवाल, क्वालिटिक फ्रिक्शन के रोलिंग के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है रोलिंग में। ठीक है ना, ठीक है। और प्योर रोलिंग की कंडीशन हम सबको पता है, अभी हम बात नहीं करेंगे उस पर। ठीक है, रोटेशन में ये कितना टॉर्क देने वाला है, 25 इंटू रेडियस। कितनी रेडियस है, पीछे देखेंगे तो रेडियस हमने 2 मीटर दी है, तो हम रेडियस यहाँ पे 2 मीटर रखते हुए कितना टॉर्क पालेंगे, 50 न्यूटन मीटर। ठीक है भाई, टॉर्क आ गया फ्रिक्शन का। ये वही टॉर्क है जिसने उस बॉल को रोटेट करना शुरू किया। तो कितने अल्फा से रोटेट करना शुरू किया, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। कौन नहीं जानता, जो नहीं जानता वो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा को रिवाइज करे। आई भी हमने निकाला इसका, एंड दैट वाज 8। तो हम यहाँ पे आई डालते हैं, तो ये 50/8 यानी आ जाता है 25/4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और ये अल्फा, क्योंकि इनिशियल ओमेगा क्या है, आपने बॉलिंग बॉल को कोई ओमेगा इनिशियल तो दिया नहीं, आपने तो 0 ओमेगा से फेंका। तो टी टाइम बाद सर्कुलर मोशन की ये इक्वेशन याद रखेंगे सब, प्लस अल्फा टी। प्लस क्यों, क्योंकि टॉर्क भी उसी तरफ को है और ओमेगा भी ऐसा ही आएगा। ये देखिए जो ओमेगा आएगा इसमें टी टाइम बाद, वो वैसे ही आएगा जैसे अल्फा। तो अल्फा भी क्लॉकवाइज, ओमेगा भी क्लॉकवाइज, तो प्लस क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज प्लस, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज माइनस। चलो
0 प्लस अल्फा कितना है 25/4 इंटू टी। ठीक है भाई, बेसिक्स ऑफ रोलिंग मोशन, जिसके क्लियर उसका आईआईटी क्लियर। ठीक है, चलो अब हम प्योर रोलिंग की कंडीशन। उसने कहा कि कितनी देर बाद, क्वेश्चन क्या है, एट बॉल के जमीन को टच अगर t इक्वल टू 0 पे किया तो कितनी देर बाद बॉल प्योर रोलिंग करना स्टार्ट करेगी। यानी प्योर रोलिंग की कंडीशन दोहरा लेते हैं। क्या थी प्योर रोलिंग की कंडीशन? कि जो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है v माइनस आर ओमेगा, दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सरफेस जिस पे वो स्लाइड कर रहा है या रोलिंग कर रहा है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की स्पीड बराबर हो जाए, यानी v माइनस आर ओमेगा इज इक्वल टू 0। आ रही है बात समझ में? ठीक है, क्लियर है सब? आगे बढ़ा जाए दोस्तों। आई होप यू आर गेटिंग इंटरेस्ट इन दिस टॉपिक। ठीक है, तो v की वैल्यू उठाते हैं पीछे से, दैट इज आई थिंक 10 माइनस 5t, 10 माइनस 5t इज इक्वल टू रेडियस इंटू 25/4t बराबर कर दिया 5t प्लस 12.5t 2 to the 4, और यहां से t आ गया 100/175 एंड दैट इज 4/7। दिस इज द आंसर। तो आंसर क्या हुआ कि जमीन पर रखने के 4/7 सेकंड, इतना कम समय, 1 सेकंड का भी बहुत कम समय होता है, तो कम से कम आधा हिस्से से भी कम, 0.57 से थोड़ा ज्यादा बल्कि, प्योर रोलिंग करना स्टार्ट भी कर देगा। आप चाहे तो रख के देख लें, दोनों में वेलोसिटी चेक कर लें कि v और r ओमेगा बराबर आ रहे हैं कि नहीं, आएंगे ही, क्योंकि उसी से निकाला है v। अगर वो ये पूछ भी सकता है कि कितनी स्पीड हो जाएगी, फिफ्टी बाई सेवन मीटर पर सेकेंड, और ओमेगा कितना हो जाएगा 25/4 इंटू 4/7 कट गया 25/7, ये तो ओमेगा आया। और जब हम इसको r से मल्टीप्लाई यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए v और r ओमेगा दोनों ही इक्वल आ गए टी टाइम बाद। यही वो पूछ रहा था कि कितनी देर बाद वो प्योर रोलिंग करना स्टार्ट करेगा। दोस्त, ये काइनेटिक फ्रिक्शन ने रोल प्ले किया। काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या रोल रहा? काइनेटिक फ्रिक्शन ने देखा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आपने सिर्फ वेलोसिटी दे रखी है, ओमेगा तो दिया ही नहीं, तो उसने फ्रिक्शन लग के ओमेगा को बढ़ाना शुरू किया, वेलोसिटी को कम किया, ओमेगा को बढ़ाया। तो आर ओमेगा बढ़ रहा है और वेलोसिटी कम हो रही है, देखते जाओ, आर ओमेगा बढ़ रहा है, वेलोसिटी कम, आर ओमेगा बढ़ रहा है, वेलोसिटी कम। तराजू जैसे बैलेंस करते हैं ना, तराजू को ऐसे बैलेंस कर दिया। तो ये फ्रिक्शन था जिसने वेलोसिटी और आर ओमेगा को बैलेंस करने का काम किया। आगे हम एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, जिसमें नेक्स्ट वीडियो में काइनेटिक फ्रिक्शन को जनरलाइज्ड बॉडी पे लगाएंगे कि अभी सॉलिड स्फीयर है, कल को पेपर में रिंग हो सकती है, डिस्क हो सकती है, तो हम जनरलाइज कर देंगे। फिर हम देखेंगे अगर सिर्फ ओमेगा दिया
अगर हमने सिर्फ ओमेगा दिया तो काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे प्योर रोलिंग कराने में मदद करेगा, अगर हमने ओमेगा भी दिया वी भी दिया तो काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे प्योर रोलिंग कराने में मदद करेगा। ये पूरा काइनेटिक फ्रिक्शन का पार्ट है, इसमें कम से कम 3 वीडियो बने। इसके बाद हम स्टैटिक फ्रिक्शन पे जाएंगे, प्योर रोलिंग में क्या रोल है। स्टैटिक फ्रिक्शन का काफी पार्ट लंबा है, इंपॉर्टेंट भी है। अरे ठान लो तो सिलेक्शन होके रहेगा दोस्त, बस ठान लो, कोशिश करो, लगे रहो। जब तक लक्ष्य ना मिले तब तक। या दोस्त लोग 2 दिन में थक जाते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। कभी ऐसे मत सोचो, हमेशा ये सोचो कि तुम्हारा टारगेट तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है और इसमें बस कुछ ही दिनों का फासला है। अगर तुम मेहनत करते रहोगे टारगेट और क्लियर एंड क्लियर दिखेगा। जब मैंने जेई किया तो मुझे बहुत कम टीचर्स की तरफ से सपोर्ट मिला। किताबें वाज द ओनली मेरी सपोर्टर, ओनली अच्छी वर्क। फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मैथ टीचर्स थे, बट जो पुश मिलना चाहिए टीचर से, जो मेंटरशिप मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली। और जब नहीं मिली तो खुद तलाशनी थी। और जब खुद तलाशनी होती है किसी को राह, तो शुरुआत में मुश्किलें आती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे इंसान को आदत पड़ जाती है और करता गया। जब तक पढ़ता गया, जब तक कि मुझे लगने नहीं लगा कि ये चैप्टर मुझे पूरा समझ में आ चुका है। कुछ चैप्टर समझ में आए, कुछ नहीं भी आए। वैसे आप जैसे आप लोगों के साथ होता है वैसे मेरे साथ होता है। मैं कौन सा भगवान, मेरे साथ कुछ अलग थोड़ी होगा। जो सबके साथ होता है वो मेरे साथ होता था। एक कॉमन स्टूडेंट के साथ जो जो घटनाएं होती हैं वो मेरे साथ होती। बट एक उम्मीद की किरण थी, मैं सिलेक्ट हो जाऊं। एक ना एक दिन आएगा, जिस दिन जेई होगा उस दिन मेरा ही नाम आएगा। भले ही उतनी अच्छी रैंक ना मिली, मेरी रैंक 1825 थी, क्योंकि कुछ नालायकियां की, कुछ सब्जेक्ट्स पे ध्यान नहीं दिया, कुछ पे ज्यादा ध्यान दिया, जैसा कि आजकल स्टूडेंट करते हैं। उनको सलाह देता हूं अपने स्टूडेंट को, कभी ऐसा ना करें, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए दोस्त, मैं आपके साथ हूं, ये वीडियो बनाता रहूंगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा, बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया होगा। थैंक यू वेरी मच।